OHA हमने कंप्लीट कर लिया है। OHA में जो मोस्टली जो 4 कैटेगरीज हैं वो हमने पढ़ ली थी। इफ द OHA doesn't work और सपोज डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, देन वी हैव टू स्विच ऑन टू द इंसुलिन थेरेपी। अभी इंसुलिन थेरेपी के बारे में हमें तो बहुत सारी चीजें पता है, मोस्ट ऑफ अस आर गिविंग टू, तो विल लर्न ओनली दोज थिंग जो हमें नहीं पता या फिर जो हमें पता रहनी चाहिए while giving the insulin. ओके, तो विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इंसुलिन हम लोग दो ही पेशेंट में देते हैं। एक तो जो टाइप 1 डायबिटीज के हैं जिनमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है, बेटा सेल्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे, या टाइप 2 डायबिटीज में जिनमें सारे ड्रग्स दे चुके हैं बट शुगर स्टिल कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन विल स्विच ऑन टू द इंसुलिन थेरेपी। तो इंसुलिन इज अ गुड हार्मोन, लाइफ सेविंग ड्रग है। बहुत बार आईसीयू में भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो विल सी हाउ इंसुलिन वर्क and which insulin should be given, short acting, rapid acting, mixed, अलग अलग इंसुलिन की प्रिपरेशन है। एंड देर इज वन कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता कैसे है, तो कुछ बेसिक टर्म्स है वो हमें सीखनी है, कुछ जाननी है, कुछ हमें पता है। डिस्कवरी ऑफ द इंसुलिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन। Discovery of the insulin experiment in the Toronto University by some surgeons एफ बैंटिंग, उन्होंने डॉग के पैनक्रियाज में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया था। बैंटिंग एंड बेस्ड एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन फ्रॉम अ डॉग एंड प्रूव दैट इट कंट्रोल द सिम्टम ऑफ अ डायबिटीज इन अ डॉग। Banting and McLeod got Nobel Prize for Medicine and Physiology in 1923. This is the first patient of the diabetes mellitus. ये इसका यहाँ पे देखिए वीडियो। दिस इज हाउ इट इज, एकदम कैकेक से हो गया था, एकदम कि उसके कुछ बॉडी में फैट्स और प्रोटीन्स कुछ भी नहीं थे, बट आफ्टर रिसीविंग द इंसुलिन उसमें जिस तरीके से चबी लुक आया हुआ है। दिस इज द पेशेंट, फर्स्ट पेशेंट हु रिसीव द insulin. The first patient received pancreatic extract insulin, 14 years old, Leonard Thompson. The first attempt 11 Jan 1922 failed, but the second attempt on the 3rd May of the 1922 was succeeded in reducing the urine glucose excretion. The first patient to benefited from the insulin saved from the death. He grew like a cheerful, started eating more, gained weight, cheeks started swelling out. This is the first effect happened on the patient of a diabetes in 1922, जिसमें डॉग में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके दिया गया था, एंड द इफेक्ट लुक मच प्रॉमिसिंग। So this is the life-saving drug for the patient in which insulin secretion is not up to the mark or there is no beta cells activity. Advancing insulin therapy, how the insulin therapy advanced toward a new age in the revolving story of insulin. This is like the first isolation जो हमने देखा अभी कि डॉग में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया गया था, and they got the Nobel Prize for it. Isolation of the insulin, then animal insulin preparation, then DNA recombinant therapy comes, then the rapid acting insulin, then biphasic like the Novomix 60-70-30, basal insulin analogs, then insulin degludec, then insulin degludec जो 24 घंटे काम करता है, तो once a dose भी जिसका enough होता है. What is insulin? Insulin is a polypeptide hormone, beta cell of islets of Langerhans in the pancreas, profound effect on the carbohydrate, fat and protein metabolism. इंसुलिन बहुत ज़रूरी है हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करने में। अगर इंसुलिन नहीं है तो पेशेंट कैकेक्सिक हो सकता है, उसके मसल लॉस हो सकते हैं। जो भी डायबिटिक पेशेंट कभी दिखते होंगे तो उनमें मसल एंड फैट लॉस होना शुरू हो सकता है, टू द सम एक्सटेंट ऑन अ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। टू बॉन्ड्स सिक्रेटेड एज अ बेसल एंड अ मील रिलेटेड। हमारे बॉडी में इंसुलिन जब रिलीज होता है वो दो फेज में होता है, सिक्रेट एज अ बेसल एंड अ मील रिलेटेड। मील रिलेटेड ना, उसके दो फेजेस होते हैं। जैसे आप खाना खाते हो तो एक इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से एक पीक निकलता है, एक बड़ा पीक निकलता है, एक स्मॉल पीक, एंड देन बेसल, देन धीरे धीरे स्लो होता है। इट लुक्स लाइक दिस when you eat something, it goes above, this is the peak, then the second peak, and then the basal, normally secreted as a basal between the meals and a night time. जब दो खाने के बीच में it is secreted as a basal insulin,
and and during when you eat something, meal related peak, this is the first peak. As soon as you eat, it goes up, and then this is the second peak, then again a basal. This is how the insulin secreted in our blood. Action of the insulin: integrated action on a carbohydrate, protein, and a fat metabolism. Dominant effect on a glucose homeostasis, predominantly excreted in a three tissue: liver, skeletal muscle, and fat. क्योंकि हमें पता है हमारे जो what the sugar you eat in the form of the carbohydrate, excess glucose gets stored in the liver, in the skeletal muscles, and the fat. अगर आप नहीं आपकी if you don't have the insulin enough amount, the sugar will not store in these organs, liver, skeletal muscle, and fat. And along with this, the insulin is also important for the amino acid synthesis, protein synthesis, fatty acid synthesis, triglyceride synthesis. जैसे कि आपके protein, amino acid, these are the building blocks of your muscles. Fatty acid, triglyceride, these are the फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो आपके मसल लॉस होना शुरू हो जाएंगे, फैट डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा. एक्शन ऑफ इंसुलिन इन लीवर. अभी ये टर्म है, हमने कभी 12th क्लास में पढ़ी थी या फिर फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी. सो एनीवन कैन explain this, what inhibition of what the insulin do, action of the insulin in the liver. लीवर में क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस. व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस and what is gluconeogenesis and stimulation of glycogenesis? This is the three terms. First is the glycogenesis, gluconeogenesis, and glycogenolysis. First we'll go with the glycogenesis. What is glycogenesis? Formation of glycogen. What is? इसका मतलब? Glycogen formation is glycogenesis. Glycogenolysis is glycogen molecules are broken down to form glucose molecules. That is gluconeogenesis. No, you said first one is the glycogenesis, is formation of the glycogen. Okay. Hello, audible? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है. Look, the glycogenesis इसके नाम में ही मतलब है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना. ठीक है, हमारे लीवर में ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. ठीक है, तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लाइकोजन के बनने में मदद करेगा. मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजेनोसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन रोकेगा, इनहिबिशन. एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नियो मतलब जो तुम्हारे अमाइनो एसिड एंड फैट को ब्रेक डाउन करके अगर ग्लूकोज बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस. मैंने नीचे में बनाया हुआ है, हम लोग देखेंगे. तो ये सारी चीजें हम लोग को पता रहनी चाहिए अगर हमें इंसुलिन पढ़ना है. इन स्केलेटल मसल एंड adipocyte, stimulation of a glucose uptake and utilization of the storage. देखो फिर से एक बार देखते हैं, इंसुलिन का काम क्या है लीवर में. लीवर के अंदर इंसुलिन क्या करेगा? इनहिबिशन ऑफ द ग्लाइकोजिनोलाइसिस. जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन होते हैं, लीवर में ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. तो हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट को शुगर बहुत होता है, तो नया शुगर नहीं चाहिए, तो इंसुलिन उसको रोक देगा. ग्लूकोनियोजिनोलाइसिस मतलब फैट्स और अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करके शुगर बनाना. तो हमको ये भी नहीं चाहिए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी शुगर है, तो इंसुलिन ये दोनों प्रोसेस को स्टॉप कर देगा. ठीक है. एंड स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस मतलब जो एक्सेस शुगर ब्लड में है, जो एक्सेस शुगर ब्लड में है उसको लीवर के अंदर डालो इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, यही हमें चाहिए. एंड उसका स्टोरेज. तो इंसुलिन ये दोनों काम, तीनों काम करता है.
in skeletal muscle and adipocytes, stimulation of the glucose uptake. ठीक है, एक सेकंड में डायग्राम देखो, सपोज दिस इज अ स्केलेटल मसल, ये कोई एक स्केलेटल मसल है, क्या करेगा स्केलेटल मसल एंड एडिपोसाइट, स्टिमुलेशन ऑफ द ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे एक चैनल होता है, दिस इज द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के अंदर एक चैनल होता है जिसका नाम होता है GLUT4, इसका नाम होता है GLUT4, ठीक है। GLUT4 एक चैनल है जिसके अंदर से, इसके अंदर से शुगर मॉलिक्यूल मसल्स और एडिपोसाइट्स के अंदर जाएंगे, ठीक है। ये इसके अंदर जाने के लिए शुगर को दिस इज सपोज दिस इज द शुगर मॉलिक्यूल जो ब्लड में है, ब्लड वेसल्स में है, शुगर को मसल्स के अंदर जाने के लिए एक चैनल से जाना पड़ता है जिसका नाम है G4 या GLUT4। बट ये चैनल तभी एक्टिवेट होता है, इसको लगती है इंसुलिन की जरूरत, ठीक है। अगर इंसुलिन हो तो ही शुगर मॉलिक्यूल मसल्स के अंदर या एडिपोज टिश्यू के अंदर जा सकेंगे, एंड द नेम ऑफ दैट चैनल इज G4 या GLUT4, GLUT, उसका नाम है GLUT। अगर ये चैनल है तो ही वो शुगर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे। तो सपोज आपके पेशेंट को इंसुलिन की कमी है तो वो अंदर जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे। इसलिए पेशेंट को अगर इंसुलिन देते हैं तो दिस शुगर मॉलिक्यूल गोज इनसाइड द मसल्स और पेशेंट के मसल्स में अमाइनो एसिड का सिक्रीशन होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ बनेगी। जो पेशेंट कैकेक्सिक है, मैरास्मस्ड है, उसमें अच्छे मसल्स डेवलप शुरू होंगे एंड ब्लड का शुगर कम होगा। मतलब हमारा जो मेन मोटो है पेशेंट की ब्लड की शुगर कम करना, वो हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। Increase glucose transport, activation and inactivation of the enzyme responsible for the storage metabolism of the glucose। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑन पॉइंट। Insulin, the definitive therapy for the diabetes mellitus, impaired insulin secretion, insulin deficiency, impaired insulin action, that is the insulin resistance। अगर किसी में इंसुलिन डेफिशिएंसी हो या बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो तो भी इंसुलिन उसमें काम आएगा। इंसुलिन कैन ओवरकम बोथ द डिफेक्ट, हेंस इंसुलिन the definitive therapy for all type of diabetes। Insulin a valuable therapeutic tool for early intervention to attain a maintained target level of blood glucose control। टाइप ऑफ इंसुलिन अभी हमें पता है, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सबको पता ही है कौन से इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल एंड हाउ दैट वर्क। टाइप ऑफ इंसुलिन एंड ब्रांड नेम सब मेन पढ़ लेते। ब्रांड नेम तो हर एक के पास अलग अलग होंगे ही। तो फर्स्ट इज द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, सेकेंड इज द शॉर्ट एक्टिंग, देन थर्ड इज द इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग, उसके बाद आता है लॉन्ग एक्टिंग, और उसके बाद आता है मिक्स टाइप, दैट इज 30-70, या फिर अभी इनहेलर्स भी है। तो फर्स्ट जो हमारा है शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग का ऑनसेट कितना टाइम में होता है? 15 to 30 मिनट्स। ये कब देते हैं? जैसे कि खाना खाने के बाद तुरंत अगर शुगर बढ़ रहा है किसी का, ठीक है, इसका पीक कितने टाइम में आएगा? 30 to 90 मिनट्स में आएगा। ऑनसेट के लिए 15 से 30 मिनट, मतलब पेशेंट को खाना खाने के 15 मिनट के अंतर में बिफोर 15 मिनट्स उसको दे दो। पीक उसका 30 to 90 मिनट्स में आएगा, मतलब जब उसकी शुगर बढ़ी रहेगी। ड्यूरेशन 3 to 5 years। Role of blood sugar management, cover insulin need for meals eaten at the same time as an injection। मतलब पेशेंट अगर 4 बार खाना खा रहा है या 3 बार खाना खा रहा है तो उसको तीनों बार देना पड़ेगा। दिस इज द रैपिड एक्टिंग। ये 15 से 30 मिनट में काम शुरू कर देगा, 1.5 घंटे तक मैक्सिमम लेवल रहेगा, 5 घंटे में बॉडी से निकल जाएगा। दिस इज द रैपिड एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज द रेगुलर इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग मतलब रेगुलर है। ऑनसेट 30 मिनट to 60 मिनट, peak in 2 to 5 years, duration is 5 to 8 hours। cover insulin need for meals eaten within 30 to 60 minutes। then intermediate acting, onset 1 to 2 hours, peak 4 to 12, duration 18 to 24। insulin needs for about half of the day, मतलब 2 टाइम भी लगा दिया सुबह शाम तो भी ओके है। लॉन्ग एक्टिंग में जैसे डिग्लूडेक आता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कवर द इंसुलिन नीड्स फॉर अबाउट 1 full day।
longer than 24 hours. देन प्रीमिक्स बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली 30-70 कॉम्बिनेशन बहुत जन यूज करते होंगे, नोवोमिक्स करके जो आता है मार्केट में. दिस प्रोडक्ट्स आर जनरली टेकन 2 और 3 टाइम्स अ डे, मतलब जिसमें से 30% रैपिड एक्टिंग रहेगा एंड 70% वो लॉन्ग एक्टिंग रहेगा, मतलब वो दोनों नीड फुलफिल करेगा. मतलब खाना खाने के बाद वाला तुरंत शुगर भी कंट्रोल कर देगा और लॉन्ग एक्टिंग वाला भी कवर करेगा. तो दिन में 2 बार भी आप लगा सकते हो, ड्यूरिंग खाना खाने के 15 से 20 मिनट पहले. देयर आर इनहेलर्स आर अवेलेबल, विद इन अ मिनट वो काम करते हैं. अफ्रेजा आई हैव नॉट यूज्ड इट. अफ्रेजा विद इन अ मिनट 15 to 20 मिनट उसका पीक होता है, ड्यूरेशन 2 to 3 आवर्स होता है एंड पोस्ट प्रांडियल इफेक्ट के लिए इट इज यूज. जो Exubera है, that is banned. Premix insulin are combination of a specific proportion of an intermediate acting and short acting insulin in one bottle और insulin pen. Look, जो मैंने हम लोग अभी जो देखा है डेफिनेशन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो कि हमें काम में आएगा बाद में. इसको जिन लोगों को नहीं पता, they can take it a snapshot and write, because वाइवा में पूछ सकते हैं. What is glycogenesis? Glycogenesis नाम में ही है. ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है, ग्लाइकोजन का बनना. द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल ऑफ द एनिमल फ्रॉम द ग्लूकोज. हमारे बॉडी में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और वो लीवर और स्केलेटल मसल में स्टोर होता है. जब उसकी जरूरत रहेगी तो ये ग्लाइकोजेनेसिस का ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा, मतलब ये ग्लाइकोजिन अगेन कन्वर्टेड इनटू शुगर. दिस इज ग्लाइकोजेनेसिस. देन ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूको, ये ग्लाइको है, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना, ग्लूको नियो मतलब जो अगर नियो आया, नियो का मतलब होता है ग्लूकोज का बनना फ्रॉम द फैट और द प्रोटीन. इज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स. ग्लूकोज तो बन रहा है, ठीक है, ग्लूकोज तो बन रहा है, बट किस में से बन रहा है? नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए. During gluconeogenesis, molecules such as amino acid and lactic acid converted into glucose. इसीलिए ये अमाइनो एसिड और ये फैटी एसिड्स का कन्वर्शन होता है ग्लूकोज में, बट इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसके कारण पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है. दिस इज हाउ द पेशेंट लैंड अप इन द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज बनता है from the other source than carbohydrate. अगर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अदर सोर्स से अगर बनना शुरू हो जाएगा तो दिक्कतें शुरू हो जाएगी. ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन. जो आपके लीवर में या स्केलेटल मसल में ग्लाइकोजन स्टोर करके रखा था, उसका ब्रेकडाउन करना. ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ठीक है, देखो इसमें ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन. ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लाइकोजन बन रहा है. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस जो पहला वाला, ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप आपके कॉपी में लिख सकते हो, बट फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा. इंट्रोडक्शन अभी मेन है हमारा कि पेशेंट को डायबिटिक, हमें पेशेंट देखने हैं ना, हमें अगर आपके पास कोई केस आया है, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उसको सपोज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, एक तो उसका मैनेजमेंट कैसा होता है, डायबिटिक एसिडोसिस होता कैसे, विल सी. Diabetic ketoacidosis is potentially life-threatening complication in a people with a diabetes mellitus. ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मोस्टली पाया जाता है डायबिटिक मेलाइटस में. इट हैपेंस प्रीडोमिनेटली इन दोज, किन में दिखेगा? एक तो टाइप 1 डायबिटीज
but it can occur in those with type 2 diabetes under certain circumstances. Diabetic ketoacidosis result from the shortage of insulin. जो अभी मैंने सिखाया कि अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी में तो ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक शुरू हो जाएगी. In response, the body switches to burning fatty acid and producing acidic ketone bodies that causes most of the symptoms and complications. जैसे मैंने क्या कहा अभी कि अगर नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट से शुगर बन रहा है तो कोई बात नहीं है, बट क्या होता है जब बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो शुगर जो है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर नहीं जा पाएगा. शुगर होने के बावजूद भी बॉडी को ऐसा लगेगा कि शुगर की डेफिशिएंसी है क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है. तो व्हाट बॉडी डू, बॉडी क्या करेगी, फैटी एसिड्स को या प्रोटीन को या अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करेगी, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस. नियो आया मतलब फैटी एसिड और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाना शुरू करेगी. बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज है बट बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है कि शुगर होने के बावजूद वो सेल के अंदर क्यों नहीं जा रहा. देन बॉडी अगेन मेक दैट शुगर फ्रॉम द फैटी एसिड्स एंड द प्रोटीन. तो जब फैटी एसिड एंड ये अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन होंगे तो कीटोन बॉडीज भी रिलीज होंगी and that leads to patient land up into diabetic ketoacidosis. Hyperglycemia state, diabetic mellitus, hyperosmolar hyperglycemic state, impaired glucose tolerance, stress hyperglycemia. हाइपरग्लाइसीमिया में डायबिटिक कीटोएसिड हो सकता है. एसिडोसिस, पेशेंट को एसिडोसिस अगर है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस, यूरेमिक एसिडोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड एसिडोसिस, सैलिसिलेट, मिथेनॉल, इथेनॉल, या कीटोटिक स्टेट है, कीटोटिक हाइपोग्लाइसीमिया, अल्कोहलिक कीटोसिस, स्टार्वेशन के कारण भी कीटोसिस हो सकता है. दीज आर लीड्स टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. रोल ऑफ इंसुलिन, क्या रोल है, रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू. इंसुलिन हमें पता है क्यों जरूरी है. एक तो इंसुलिन अगर रहेगा तो ही ग्लूकोज मसल के अंदर, एडिपोज के अंदर जा सकेगा. इनहिबिट लाइपोलाइसिस, अगर आपके बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर है तो लाइपोलाइसिस नहीं होगा. बॉडी को जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा लिपिड को बर्न करके कार्बोहाइड्रेट बनाने की. अब्सेंस ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या हुआ, ग्लूकोज एक्यूमुलेट इन द ब्लड, यूजेस अमाइनो एसिड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस. बॉडी क्या करेगी, अमाइनो एसिड जो है उसको यूज करेगी ग्लूकोज बनाने के लिए. कन्वर्ट फैटी एसिड इनटू कीटोन बॉडीज, फिर उसके कारण क्या हो जाएगा, फैटी एसिड्स वो कीटोन बॉडी में लैंड होगी, एसीटोन बनेगा, एसिटो एसिटेट बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनेगा. दिस इज ऑल द मॉलिक्यूल्स व्हिच वी डोंट नीड. ठीक है, इसमें देखिए इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इनसफिशिएंट और अब्सेंट इंसुलिन. अगर बॉडी में इनसफिशिएंट इंसुलिन है या इंसुलिन कम है तो क्या होगा, मसल सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज. ये देखो इसमें ये ग्लूकोज में बन गए. मसल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. देन ये फैटी सेल्स हैं वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड कन्वर्टेड टू द कीटोन्स. ठीक है, इंक्रीज ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाएगा. फिर ये भी लीवर भी शुगर सिक्रीट करना शुरू करेगा. तो अल्टीमेटली क्या होता है, इन सब के कारण जो फैट्स एंड अमाइनो एसिड एंड मसल्स के बर्नआउट के कारण कीटोन की लेवल बढ़ेगी. कीटोन की लेवल बढ़ने से पेशेंट कैन लैंड अप इनटू इंक्रीज कीटोन एंड ग्लूकोज प्रोडक्शन. तो ब्लड में कीटोन और ग्लूकोज ज्यादा बन जाएगा. इंक्रीज कीटोन एंड ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम लीड्स टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या कीटोसिस. क्या क्या सिम्टम्स है, डायबिटिक कीटोएसिस कैन बी द फर्स्ट प्रेजेंटिंग nausea, vomiting, thirst, polyuria, abdominal pain and shortness of the breath, जिसको Kussmaul's breathing भी बोलते हैं. फिजिकल फाइंडिंग, टैकिकार्डिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन. पेशेंट मोस्टली आपको डिहाइड्रेटेशन एंड हाइपोटेंशन में मिलते हैं क्योंकि पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है. टैकिपनिया, कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फ्रूटी ऑडर इन द ब्रेथ जो खास है कीटोएसिडोसिस का. Abdominal tenderness may resemble acute pancreatitis or surgical abdomen.
lethargy, and cerebral edema, and possibly the patient can land up in the coma. This is what happened with the insulin deficiency. जो आपको मेडिसिन में अगर क्वेश्चन आया तो लिखना है, इंसुलिन डेफिशिएंसी, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक. अगर इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज रहने के बावजूद वो मसल्स ले नहीं पाएंगे, एंड दैट शुगर accumulated in the blood and leads to the hyperglycemia. Hyperglycemia leads to the osmotic diuresis. Osmotic diuresis patient make dehydrated. इंसुलिन के कम होने से दूसरी चीज क्या होगी, प्रोटीन का डिग्रेडेशन शुरू होगा, प्रोटीन लाइसिस हो जाएगा, अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाएगा. फिर सेम थिंग हैपेंस विद द फ्री फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड ketogenesis and acidosis. Pathophysiology, diabetic ketoacidosis arises because of lack of insulin in the body. The lack of insulin and corresponding elevation of the glucagon leads to increased release of the glucose by the liver. एक second. Hello. हेलो, नमस्कार सर, मी ईश्वर बोला. हो मी on that. प्रीतेश, आवाज नहीं आता है. हाँ, अरे कुछ नहीं, एक पेशेंट थे, ठीक है. हाँ, pathophysiology is the diabetic ketoacidosis arises because of the lack of insulin in the body. Lack of insulin and corresponding elevation of the glucagon leads to the increased release of the glucose by the liver. वही चीज जो मैंने अभी explain की है. High glucose level spills over into the urine, taking water and solid. अगर शुगर लेवल जब बढ़ता है तो यूरिन का ग्लूकोज का सिक्रीशन यूरिन में बढ़ना शुरू हो जाता है, बट वो शुगर जब आता है दैट कम्स विद द वाटर एंड जो सोडियम पोटेशियम को भी साथ में लेके जाता है. बहुत बार पेशेंट आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हाइपोनाइट्रेमिया मिल सकते हैं. some of them are get in hyponatremia, या फिर जिनका पोटेशियम हाइपोकैलेमिया में भी मिल सकते हैं. समटाइम दे मे गेट इन हाइपरकैलेमिया. इट डिपेंड्स पेशेंट कैसे लैंड होते हैं.
कोई भी पेशेंट आया तो उसको आपको इलेक्ट्रोलाइट चेकअप करना है, बीपी चेक करना है, एंड उसका एक्सेस करके यू हैव टू स्टार्ट इंसुलिन आईवी. उसका पूरा प्रोटोकॉल है, आई विल शो यू. लीड्स टू द पॉलीयूरिया. पेशेंट के साथ क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा. पॉलीयूरिया क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक डायूरेसिस. जैसे आप लोग जब मैनिटॉल लगाते हो कोई पेशेंट को, तो मैनिटॉल इज ऑल्सो वर्क एज अ ऑस्मोटिक डायूरेसिस. अगर किसी भी चीज का कंसंट्रेशन अगर ट्यूब्यूल में ज्यादा हो जाता है, दैट वो आजू बाजू के पानी को एब्जॉर्ब करेगा एंड बॉडी से बाहर निकालेगा. दैट इज पॉलीयूरिया. अगर पॉलीयूरिया हुआ तो पेशेंट गेट डिहाइड्रेटेड. डिहाइड्रेशन में क्या हो जाएगा? कंपनसेटरी थर्स्ट एंड पॉलीडिप्सिया. Absence of insulin also leads to the release of free fatty acid from the adipose tissue. अगर इंसुलिन कम होगा तो फ्री फैटी एसिड रिलीज होना शुरू हो जाएंगे from the adipose tissue, which are converted to the process called as a beta oxidation again in the liver into the ketone bodies. ठीक है, उसमें से मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बन रहा है? कीटोन बॉडी, that is the acetoacetate and beta hydroxybutyrate. Beta hydroxybutyrate can serve as an energy source in the absence of insulin mediated glucose delivery, is a protective mechanism in case of starvation. Beta hydroxybutyrate जो है उसमें से this is the good one. अगर आपके it can serve as an energy source in the absence of insulin. मतलब अगर इंसुलिन नहीं है तो बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट में से हमें एनर्जी मिलती रहेगी, बट उसमें से हमें कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी कि जिसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे. The ketone bodies, however, have a low pKa and therefore turn a blood acidic. ठीक है, क्या हो जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में? क्या हो जाता है कि कीटोन मॉलिक्यूल के बढ़ने के कारण ब्लड का पीएच कम होना शुरू हो जाता है. ब्लड का पीएच अगर कम हो गया तो पेशेंट कैन लैंड अप इन द एसिडोसिस. द बॉडी इनिशियली बफर द चेंजेस. जब कीटो एसिडोसिस में जाता है ना तो पेशेंट, तो हमारी बॉडी क्या करती है? बॉडी इनिशियली बफर द चेंजेस विद द बाइकार्बोनेट बफरिंग, बट दिस सिस्टम क्विकली ओवरवेल्म. तो हमारी बॉडी बाइकार्बोनेट के लेवल को बढ़ाना शुरू करती है. इसीलिए कोई भी पेशेंट को सडनली बाइकार्बोनेट नहीं देना है. बॉडी ने बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म खुद शुरू करती है. पेशेंट का एबीजी भेज के यू कैन फाइंड इट आउट. एक लेक्चर हम लोग एबीजी पे भी लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर एबीजी पे ही लेंगे. But this system is quickly overwhelmed and mechanism must work through compensate for acidosis. तो फिर second mechanism act होगा. उसमें क्या होगा? One such mechanism is hyperventilation to lower the blood carbon dioxide. हम लोग जब ABG देखते हैं तब दो तीन चीजें देखती है, बाइकार्बोनेट लेवल एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर बॉडी में ज्यादा है तो पीएच कम होगा. तो व्हाट द बॉडी सपोज टू डू? बॉडी हाइपर वेंटिलेट करना शुरू करेगी. पेशेंट का ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, टैकिपनिया हो जाएगा, एंड बॉडी व्हाट ट्राइज टू डू? टेक आउट द एक्सेस ऑक्सीजन. तो कुस्मोस ब्रीदिंग जो होता है, रैपिड ब्रीदिंग जो होता है, उसमें से बॉडी ट्राई करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले. फॉर्म ऑफ द कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस. ओके, दिस इज हाउ. हम लोग जब एबीजी पढ़ेंगे तब और एक बार देख लेंगे. डायग्नोसिस: पेशेंट प्रेसिपिटेटिंग इवेंट लीडिंग टू द एलिवेटेड ग्लूकोज, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन. अगर कोई पेशेंट है शुगर का, अगर आपको कोई कॉज नहीं मिल रहा है तो ट्राई आउट प्रेगनेंसी है क्या, इन्फेक्शन है क्या, उसने इंसुलिन लेना छोड़ दिया है क्या, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है क्या, या कोई सीवीई है. एक्सेस हीमोडायनामिक स्टेटस, एग्जामिन फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन में ब्लड शुगर बढ़ता है. एक्सेस वॉल्यूम स्टेटस, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करो. एक्सेस प्रेजेंस ऑफ कीटोमिया एंड एसएबीजी, उसको चेक करना है आपको. यूरिन कीटोन भी चेक करना है. लैब इन्वेस्टिगेशन ऑल वी नो. ग्लूकोज चेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने हैं, बाइकार्बोनेट लेवल, अमाइलेज, लाइपेज, यूरिन डिपस्टिक, कीटोन लेवल्स, सीरम कैपिलरी बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट लेवल, एबीजी, सीबीसी, BUN, यूरिन एंड ईसीजी. दैट ऑल वी हैव टू डू. ओके, दिस इज द चार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कितना शुगर रहा. तो ये दिस इज द लो स्केल, दिस इज द मॉडरेट स्केल एंड दिस इज द हाई स्केल. अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट द इंसुलिन टू योर पेशेंट. And storage of the insulin. Storage, it should be stored in 2 to 8 degrees Celsius. Pen not in use. Vials, prefills and pen अगर not in use है, अगर आपके घर में इंसुलिन ला के रखा है तो ही आप उसको फ्रीज में रखो. बट अगर आपका यूज में है, डेली यूज में है, इन यूज, stored at a room temperature less than 25,
अप टू 6 वीक्स, वो 6 हफ्ते आप रख सकते हो फ्रीज के बाहर. पेन एंड पेन फिल्स इन यूज शुड नॉट बी केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर. अगर आप उसको आप रोज लगा रहे हो तो आप उसको फ्रीज में मत रखो. अगर आपने पेशेंट को आपको बोलना है अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको इसको फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली यूज करके लगाएंगे दैट इज उसका इफिकेसी कम हो जाएगा. इन यूज स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अप टू 6 वीक्स. ओके. एंड पेन फिल्स 4 हफ्ते तक, ज्यादा का कभी स्टोर करके नहीं रखना है. ओके. उसमें फिर 2-3 चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी इंसुलिन के बारे में. इज ठीक है, 1 ही मिनट बाकी है. बट दिस इज ऑल अबाउट द इंसुलिन. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन एंड हाउ इंसुलिन वर्क. ग्लूकोजेनेसिस कैसा होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसा होता है. दीज आर ऑल द थिंग्स मोस्ट ऑफ दैट वी कवर. एक मैंने चार्ट लिया था, आई एम नॉट गेटिंग दैट. ठीक है, मैं पूरा ट्रीटमेंट प्लान है उसमें, शायद से वो नहीं आया इसमें. नेक्स्ट लेक्चर में आपको या फिर अभी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसको. हाउ टू मैनेज अ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पेशेंट, क्या क्या चेक करना है एंड कैसे उसको अप्रोच करना है, कौन सा सलाइन लगाना है, इंसुलिन कब देना है, दैट आई विल सेंड यू ऑन आवर ग्रुप. Okay, this is all for today. Next lecture will go with the ABG analysis.